हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। इससे पिछले के वीडियो हमने शिशुनाग और अजातशत्रु उदयन के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा जो हर्यक जो वंश है, हर्यक वंश का जो लास्ट शासक बचा है वो बचा नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद फिर आपका धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाएगा, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो नंद वंश का जो टाइम पीरियड है 344 से लेकर के 324 ईसा पूर्व माना जाता है, और शिशुनाग वंश का था 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। अब नंद जो है, इस नंद वंश को शूद्र जाति के नाम से जाना जाता है। नंद वंश को हम क्या कहते हैं? शूद्र जाति माना जाता है, क्योंकि भारतीय और विदेशी सभी स्रोत नंदों को शूद्र कहते हैं। जो भारतीय लोग हैं और जो विदेशी जो लोग हैं, इनके जो स्रोत हैं, जो ग्रंथ हैं, जो मंत्र हैं, उनमें नंदों को शूद्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के बाद शूद्रों का शासन होगा। जो पुराण है वो भी यही कहते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद जो है वो शूद्रों को शासन होगा। और शूद्र किसे बोलते हैं? नंद वंश को बोला जाता है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक जो महापद्मनंद, जो शिशु वंश के अंतिम राजा महापद्मनंद थे। अब एक बार हम जो नंद वंश के जो शासक हैं, बेसिकली थोड़ा हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से इसमें शासक रहेंगे एक दृष्टिकोण से। जैसे पहले जैसे हम नंद वंश का संस्थापक कौन रहेगा? महापद्मनंद, जिसे हम उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद शासक आएगा पंडुक, पंडुगति, भूतपाल। ये जो शासक हैं थोड़े-थोड़े टाइम पीरियड के लिए आएँगे, ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं रहेंगे। नंद वंश का जो शासक है वो रहेगा घनानंद, जो अंतिम शासक कहलाएगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपाल और गोविंद पाषाण पाषाण, दससिद्धक, केवर्थ, घनानंद, ये अंतिम शासक रहेगा नंद वंश का। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी, और अंतिम शासक कौन हो गया? घनानंद। तो जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, जिसको हम बोलते हैं महानंदिन, क्या बोलते हैं उसको? महानंदिन, जिसको हम नंदी वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्धन, जिसे हम महानंदिन के नाम से जानते हैं। तो महानंदिन की शूद्र जो स्त्री है, उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन है? नंद वंश का संस्थापक है। और ये किससे उत्पन्न हुआ बताया जाता है। तो शिशुनाग वंश का जो लास्ट शासक है नंदी वर्धन, जिसे हम महानंदिन के नाम से जानते हैं, उस स्त्री के गर्भ से इसका जन्म हुआ था, महापद्मनंद का। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में उल्लेख किया गया है कि जैन जो ग्रंथ है, इसका एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। इसमें लिखा गया है कि महापद्मनंद, महापद्मनंद यानी कि नापित, यानी कि नाई पिता और वेश्य माता का पुत्र था। तो जो महापद्मनंद है, वो ये जो था, इसके पिता थे नाई, और जो स्त्री थी, जो माता थी, वो थी वेश्य, उसका पुत्र था महापद्मनंद। जो बौद्ध ग्रंथ है, उसकी महावंश टीका है, उसका मानना था कि नंद वंश जो अज्ञात कुल के थे और डाकुओं के गिरोह के मुखिया थे। तो बौद्ध ग्रंथ की महावंश टीका है, उसमें ये कहा गया है कि नंद वंश जो है, इनका कोई कुल नहीं थे, यानी कि ना वैश्य थे, ना शूद्र थे, अज्ञात कुल के थे। और ये जो डाकुओं जो गिरोह होता था, उसके एक मुखिया हुआ करते थे ये नंद वंश। इन्होंने ये कहा। अब कुछ यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार क्या कहते हैं? यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार जो घनानंद है, अग्रमीज के पिता अर्थात महापद्मनंद जाति का नाई था। तो घनानंद, यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार जो घनानंद है, जिसे हम अग्रमीज के नाम से भी जानते हैं, इसके का पिता अर्थात महापद्मनंद जाति का नाई था। वे अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया और राजा का विश्वास प्राप्त कर छल से राजा की हत्या कर दी ने। डियोडोरस भी ऐसी ही बात कहता है कि परंतु वे राजा की हत्या का आरोप रानी पर लगाता है। अब महापद्मनंद के बारे में पढ़ते हैं। महापद्मनंद जो नंदवंश का संस्थापक माना जाता है, महापद्मनंद। इससे हमने देखा कि जो जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, महापद्मनंद को क्या कहा गया है। तो जो बोधि वंश है, बोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। इसकी उपाधि उग्रसेन या महापद्मनंद को उग्रसेन बोला जाता है। और जो भागवत पुराण है की टीका में कहा गया है कि उसके पास पद्म सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी, यानी कि पैदल सेना थी और इतनी ही संपत्ति थी, इसीलिए इसका नाम महापद्म पड़ा, ये भागवत पुराण में। और पुराणों में उसे एकच्छत्र पृथ्वी का राजा और अनुलचित शासक, भार्गव, अपरो परशुराम या द्वितीय परशुराम के समान सब शस्त्रात्मक, एकराट, कली का अंश आदि की उपमा प्रदान की गई है। ये इसकी बेसिकली इतनी उपाधियाँ दी गई हैं इसे, महापद्मनंद को। उसने अपने जैन मंत्री कल्पक की सहायता से सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था। महापद्मनंद के पास एक विशाल सेना थी
कार्टियस के अनुसार कहा जाता है कि नंदों की सेना 20,000 अश्वारोही थे, 2 लाख पैदल सेना थी और 2,000 रथ थे, 3,000 हाथी थे। ये कौन कहता है? कार्टियस कहता है। ये कौन है? यूनानी लेखक है कार्टियस। इस विशाल सेना के साथ उसने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, अश्मक, कुरु, शूरसेन आदि को इसने जीत लिया और अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया और अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया। महापद्मनंद ने महापद्मनंद ने कलिंग की भी विजय की थी और एक खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि एक अभिलेख है। इसमें ये लिखा गया है कि जो नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था और एक आदि जिनकी प्रतिमा अपने राज्य में लेकर गया था। तो जो नंद राजा है इसने कलिंग में एक नहर भी खुदवाई थी। ये किससे पता चलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। उपर्युक्त राज्यों की वजह से एकराट यानी कि समुद्र पर्यंत तक जिसका साम्राज्य विस्तार हो, एकराट का मतलब होता है जिसका साम्राज्य समुद्र तक फैला हो, इसकी इनने उपाधि धारण की क्योंकि इसका जो साम्राज्य था वो समुद्र के तटों तक फैला हुआ था, इसलिए इनने एकराट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद जो है ऐतिहासिक काल का पहला ऐसा राजा था जो एकछत्र तथा एकराट आदि की उपाधि इन्हें धारण की और इसीलिए इसे एकछत्र और एकराट के नाम से जाना जाता है। उसके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में ब्यास नदी तक फैली हुई थी। महापद्मनंद के कितने? 8 पुत्र थे। पीछे हमने देखा 8 पुत्र थे और सबसे लास्ट कौन होगा? घनानंद। इन लोगों ने 12 वर्षों तक शासन किया। जो 8 पुत्र हैं उन्होंने टोटल 12 सालों तक शासन किया। जो नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखों में उसे अग्रमीज यानी कि उग्रसेना का पुत्र कहा जाता है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था क्योंकि 326 ईसा पूर्व में फिर सिकंदर आक्रमण कर देता है भारत पर। तो घनानंद को क्या कहा? अग्रमीज कहा गया, ठीक है? अग्रमीज का पुत्र। और घनानंद जो है के पास अतुल संपत्ति थी यानी बहुत संपत्ति थी। जेनोफन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति यानी कि बहुत धनी व्यक्ति कहता था और टर्नर के अनुसार उसने कहा गया कि उसके पास धन एकत्र करने का व्यसन था। उसने जो है 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा कर रखा था। यानी कि 80 करोड़ की धनराशि इनने जो पर्वत है गुफा को उसमें छुपाकर इनने धनराशि रखी थी। उसने पशुओं, वृक्षों, पत्थरों आदि पर कर लगाकर अत्यधिक धन संचित किया था। तो इतनी दौलत इसके पास आई कहाँ से? इतनी दौलत इसके पास ऐसी आई कि इन्हें जो पशु हैं, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, जो पत्थर हैं, इन पर आदि टैक्स लगाकर धन इकट्ठा किया। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। 11 करोड़ कितने थी? सोना थी। ये कथा सरित सागर के अनुसार कहा जाता है। हेनशान के अनुसार क्या कहा कि पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के साथ बहुमूल्य पत्थरों के संचित कोष का प्रतिनिधित्व करते थे। तो हेनशांग ये कहता है कि इसके पाटलिपुत्र में 5 स्तूप हुआ करते थे और उसमें बहुत सारा धन इकट्ठा होता था। अतुल संपत्ति होने के बाद भी वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि इनने जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, उन पर कर लगाया, पत्थर पर कर लगाया, यानी कि संपत्ति इकट्ठा करने पर रहा। इसीलिए जनता इससे घृणा करने लगी। एक बार उसने जो कौटिल्य था, चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य होगा उसका शिक्षक है ये कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, को यज्ञशाला में अपमानित कर दिया था इन्हें घनानंद ने, जो उसके विनाश का कारण बना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब घनानंद था तो घनानंद ने क्या करा? इस कौटिल्य, चाणक्य का अपमान कर दिया। तो इस कौटिल्य ने एक शपथ ली, एक श्राप दिया कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूँगा, तब तक मैं इस साम्राज्य में वापस नहीं लौटूँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, उसकी सहायता से क्या होगा? इस नंद वंश को पूरी तरीके से नष्ट और समाप्त कर देगा। नंद राजाओं ने ही सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छत्र शासन की स्थापना की। इसके नेतृत्व में मगध राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्धशाली बन गया। हिमालय पार के देशों से इनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया से ये स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करते थे। जेनोफन ने साइरोपेडिया में बताया है कि भारत का एक राजा पश्चिम एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता की इच्छा रखता है। वे अत्यधिक धनी व्यक्ति था। जेनोफन का संकेत घनानंद की ओर था। तो जेनोफन ने एक ऐसी संकेत कहा है कि एक ऐसा राजा घनानंद जो झगड़े करने की इच्छा रखता है और ज़्यादातर धन इकट्ठा करने की इच्छा रखता है। यानी कि इसने अपने स्तूपों में धन इकट्ठा किया, बहुत सारा इनने स्वर्ण मुद्राएँ इकट्ठा की। नंद शासकों ने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। पाणिनि की महापद्म नंद का मित्र था। नंद दरबार में हर्ष, उपवर्ष, बर्रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान रहते थे।
नंद राजा जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था नंद वंश। तो ये हमने नंद वंश के बारे में हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हर्यक वंश समाप्त हो गया। हर्यक वंश में 3 ही वंश गुज़रे हैं, जैसे बिंबिसार वंश, बिंबिसार फिर अजातशत्रु और फिर उसके बाद उदयीन, उदयीन के बाद शिशुनाग और फिर नंद वंश। तो ये 3 वंश हो गए, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। धार्मिक आंदोलन के बाद फिर आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म स्टार्ट हो जाएगा। चलिए थैंक्स।